क्या समाज को भी ठीक वैसे ही समझा जा सकता है जैसे हम विज्ञान को समझते हैं? क्या हमारे सामाजिक व्यवहार के पीछे भी फिजिक्स की तरह कोई नियम, कोई कानून हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही विचारक की दुनिया में चलने वाले हैं, ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए समाजशास्त्र नाम का एक पूरा का पूरा विज्ञान ही बना दिया। उन्होंने समाज के अध्ययन को कल्पनाओं और अटकलों से निकालकर विज्ञान की एक ठोस जमीन पर खड़ा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। फिर हम उनके सबसे मजबूत विचार प्रत्यक्षवाद को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने इंसानी ज्ञान के विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा। और हाँ, आखिर में हम उनकी विरासत का मूल्यांकन भी करेंगे, मतलब उनकी अच्छी और बुरी बातें दोनों को समझेंगे और देखेंगे कि उनके विचार आज भी कितने काम के हैं। तो पहला कदम, जरा एक ऐसे समय के बारे में सोचिए जब समाज को समझना सिर्फ दार्शनिकों और विचारकों का काम था। कॉम्टे का सबसे बड़ा सपना इसी परंपरा को तोड़ना था। उनका मकसद था समाज के अध्ययन को फिलॉसफी के चंगुल से आजाद कराकर एक नया, बिल्कुल नया और स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाना। देखिए, कॉम्ट का मानना था कि समाज कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की तरह है जिसके अपने नियम हैं। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है कि सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ठीक वैसे ही उनका मानना था कि सामाजिक नियम भी हो सकते हैं जो हमें बता सकें कि समाज में क्रांतियां क्यों होती हैं या परिवार जैसी संस्था कैसे काम करती है। उनका पूरा लक्ष्य बस इन्हीं छिपे हुए सामाजिक नियमों की खोज करना था। और अपने इस क्रांतिकारी विचार को नाम देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में उन्होंने इसे कहा सोशल फिजिक्स, यानी सामाजिक भौतिकी। सोचिए जरा, कितना बड़ा दावा था ये। वो समाज के अध्ययन को फिजिक्स जितना ही सटीक और भरोसेमंद विज्ञान बनाना चाहते थे। तो कॉम्टे ने एक नया विज्ञान तो बना दिया, लेकिन उसका टूलकिट क्या था? उसे इस्तेमाल कैसे करना था? इसी सवाल का जवाब है प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि कॉम्टे के पूरे वैचारिक महल की नींव है, उसका आधार है। तो प्रत्यक्षवाद का सीधा साधा मतलब है जो दिखे वही बिके। यानी सच्चा ज्ञान सिर्फ वही है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकें, अपनी आंखों से देख सकें और प्रयोगों से साबित कर सकें। यहां पर मुझे ऐसा लगता है या शायद ऐसा हो सकता है जैसी बातों के लिए कोई भी जगह नहीं है। केवल ठोस सबूत, फैक्ट्स, वही मायने रखते हैं। अच्छा, प्रत्यक्षवाद 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, ज्ञान का स्रोत सिर्फ और सिर्फ अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन है, कोई अटकलें नहीं। दूसरा, समाज को समझने का एकमात्र रास्ता वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड। तीसरा, यह धर्म और दर्शन की काल्पनिक व्याख्याओं को पूरी तरह से खारिज करता है। और चौथा, यह मानता है कि हर सामाजिक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जिसे हम खोज सकते हैं। कॉम्टे ने इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा था, सत्य ज्ञान वही है जो अनुभव और वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त हो। अब सोचिए, उस दौर के लिए यह कितनी बड़ी बात थी। इसका सीधा मतलब था कि सदियों से चली आ रही धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं को तब तक ज्ञान नहीं माना जा सकता जब तक कि उन्हें वैज्ञानिक रूप से परखा न जाए। इस एक विचार ने समाज के अध्ययन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। अब देखते हैं कि कॉम्टे ने इस वैज्ञानिक सोच को इतिहास पर कैसे लागू किया। उन्होंने मानव ज्ञान के पूरे विकास को एक थ्योरी में समेट दिया, जिसे हम कहते हैं 3 अवस्थाओं का नियम। ये थ्योरी हमें बताती है कि हजारों सालों में हम इंसानों के सोचने का तरीका कैसे बदला है। तो कॉम्टे के अनुसार हम इंसानों ने 3 पड़ावों में सोचना सीखा है। पहला था धार्मिक चरण या थियोलॉजिकल स्टेज। यहां हर सवाल का एक ही जवाब था, ये भगवान की मर्जी है। दूसरा था दार्शनिक चरण या मेटाफिजिकल स्टेज। यहां जवाब थोड़े अमूर्त हो गए, जैसे ये प्रकृति का नियम है या ये तो किस्मत है। और तीसरा और अंतिम चरण है वैज्ञानिक चरण या पॉजिटिव स्टेज। यहां हम हर क्यों का जवाब सबूत और तर्क से ढूंढते हैं। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। बारिश। धार्मिक अवस्था में बारिश को देवताओं का आशीर्वाद या श्राप माना जाता था, लेकिन आज वैज्ञानिक अवस्था में हम जानते हैं कि यह जल चक्र यानी वाटर साइकिल का एक प्राकृतिक हिस्सा है। बस सोच का यही विकास कॉम्टे के नियम का असली सार है। कॉम्टे ने समाज को सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं देखा। उन्होंने समाजशास्त्र को 2 मुख्य शाखाओं में बांटा, जो समाज के 2 अलग-अलग लेकिन बेहद जरूरी पहलुओं का अध्ययन करती हैं। एक है स्थिरता और दूसरा है बदलाव। ये 2 शाखाएं हैं,
सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिशीलता, यानी सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स। स्टैटिक्स समाज के ढांचे को देखती है, वो क्या चीजें हैं जो समाज को एक साथ जोड़े रखती हैं, जैसे परिवार, कानून या धर्म। वहीं डायनामिक्स समाज में हो रहे बदलाव और विकास को समझती है। कॉम्टे के लिए समाज को पूरी तरह समझने के लिए इन दोनों पहलुओं, स्थिरता और बदलाव, दोनों को एक साथ देखना बहुत जरूरी था। व्यवस्था और प्रगति, ये दो शब्द कॉम्टे के विचार का निचोड़ हैं, उनका मोटो था। इसे गाड़ी की तरह समझ सकते हैं। व्यवस्था गाड़ी का ढांचा है जो उसे बिखरने से बचाता है, और प्रगति उसका इंजन है जो उसे आगे ले जाता है। अब सोचिए, एक के बिना दूसरा बेकार है। दोनों में संतुलन ही एक स्वस्थ समाज की असली कुंजी है। अच्छा, कॉम्टे का समाजशास्त्र के लिए जुनून यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने इसे सिर्फ एक और विज्ञान नहीं माना, बल्कि इसे सभी विज्ञानों के शिखर पर सबसे ऊपर रखा। उन्होंने विज्ञानों की एक सीढ़ी बनाई, एक हायरार्की। सबसे नीचे और सबसे सरल था गणित, फिर ऊपर आते गए खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, और सबसे ऊपर सबसे जटिल विषय समाजशास्त्र। अब सवाल यह है, क्यों? क्योंकि कॉम्टे का मानना था कि इंसान को समझने के लिए आपको जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी, इन सब की समझ होनी जरूरी है। इसीलिए समाजशास्त्र को उन्होंने विज्ञानों की रानी कहा। समाज को एक पूरी इकाई के रूप में समझाने के लिए कॉम्टे ने एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल दी, ऑर्गेनिक एनालॉजी। उन्होंने कहा कि समाज एक जीवित शरीर जैसा है। परिवार, सरकार, अर्थव्यवस्था, ये सब समाज के अंग हैं। जैसे हमारे शरीर में दिल, दिमाग और फेफड़े होते हैं, और जैसे शरीर में एक अंग बीमार पड़ने पर पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक वैसे ही समाज में अगर अर्थव्यवस्था खराब हो तो उसका असर शिक्षा और परिवार पर भी पड़ता है। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, कोई भी विचारक आलोचना से परे नहीं होता, और कॉम्टे भी कोई अपवाद नहीं थे। तो अब हम उनके योगदान और उनके विचारों पर जो आलोचनाएं हुई हैं, उनका एक संतुलित मूल्यांकन करेंगे। तो कॉम्टे के विचारों की कड़ी आलोचना भी हुई। आलोचकों का कहना था कि समाज को पूरी तरह विज्ञान की कसौटी पर कसना ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान कोई केमिकल या ग्रह नहीं है जिसके व्यवहार का सटीक अनुमान लगाया जा सके। हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास, जैसे प्यार या नफरत, इन्हें किसी लैब में नहीं मापा जा सकता। साथ ही उनके बाद के कुछ विचार, जैसे मानवता का धर्म बनाने का सपना, कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी और अव्यवहारिक साबित हुए। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद समाजशास्त्र पर कॉम्टे की छाप अमिट है। वो ही थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग अकादमिक विषय की पहचान दी। उन्होंने ही समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को लाने की हिम्मत दिखाई। उनका प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत आज भी सामाजिक रिसर्च का एक बड़ा आधार है। सच तो यह है कि उन्होंने हमें समाज को देखने का एक नया चश्मा दिया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने आधुनिक समाजशास्त्र की नींव रखी। उन्होंने इसे अवलोकन और सबूतों पर केंद्रित एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाया। भले ही उनके सभी विचार आज पूरी तरह से मान्य ना हों, लेकिन उनके बिना समाजशास्त्र आज वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा हम जानते हैं। और आखिर में ये हमें उसी सवाल पर वापस ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। क्या समाज को पूरी तरह से विज्ञान के नियमों से समझा जा सकता है? ये वो बहस है जिसे कॉम्टे ने शुरू किया था, और ये आज भी जारी है। इस पर विचार जरूर करिएगा।